इसके पहले की कहानी में हमने सुना था चीफ मेडिकल ऑफिसर मुआयने के लिए आते हैं और काशिफ को बुलाकर उससे कुछ सवालात करते हैं जिसके वो तसल्ली बख्श जवाब देता है। आगे की कहानी सुनिए। तुम सब बाहर जाओ, जब तक मैं आवाज़ ना दूं अंदर कोई ना आए। वो सर झुकाकर वहां से जाने लगे। जाते जाते भी वो पंखियों से काशिफ को यूं देख रहे थे जैसे आखिरी वार्निंग देते जा रही हूं। डॉक्टर ने दरवाजे के पास पहुंचकर आजीज़ी से कहा, जनाब, कभी काशिफ पर शदीद दौरा पड़ता है, हो सकता है ये आपको नुकसान पहुंचाए। किसी सिपाही का यहां मौजूद रहना जरूरी है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने अपने बाजू पर हाथ मारते हुए कहा, मैं इस नौजवान से ज्यादा मजबूत हूं। ऐसी कोई बात हुई तो उसे संभाल लूंगा। तुम लोग जाओ। वो सब एक एक करके चले गए। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा, मिस्टर काशिफ, दरवाजे को अंदर से बंद करो और यहाँ कुर्सी पर आकर बैठ जाओ। काशिफ ने हुक्म की तामील की। जब वो दरवाजे को बंद करके एक कुर्सी पर बैठ गया तो साहिरा ने कहा, पापा, सबसे पहले तो ये पूछिए कि इसे मेरा नाम कैसे मालूम हुआ। हाँ भाई, पहले मेरी बेटी के तजस्सुस को ख़त्म कर दो। ये क्या इसरार है? तुम्हें इसका नाम कैसे मालूम हुआ? क्या तुम कभी पंजाब में रह चुके हो? मैं कराची से बाहर कभी नहीं गया। ताज्जुब है, फिर तुम्हें इसका नाम कैसे मालूम हुआ? काशिफ ने ज़रा सर घुमाकर साहिरा को देखा, फिर इसके बाप को देखते हुए कहा, जनाब, जब भी मैं अपने अंदर की बात किसी को बताता हूं तो कोई यकीन नहीं करता। सब मुझे पागल कहते हैं। तुम बताओ मुझे, मैं यकीन करूंगा। जनाब, मेरी बातें नाकाबिल यकीन हैं, फिर भी किसी उम्मीद के सहारे आपके सामने बयान करता हूं। कभी मेरे अंदर से आवाज़ आने लगती है, कभी आंखों के सामने ऐसे मनाजिर आते हैं जिनका ताल्लुक़ ना तो माजी से होता है ना हाल से। वो मुस्तक़बिल के मनाजिर होते हैं। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा, गोया तुम ये कहना चाहते हो कि तुम मुस्तक़बिल की बातें पहले से अपनी आंखों के सामने देख लेते हो? जी हाँ, यही बात है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने हंसते हुए कहा, वाकई नाकाबिल यकीन बात है। सुनकर बेअख्तियार हंसी आ जाती है। मैं कोशिश करूंगा कि मुझे हंसी ना आए, लेकिन तुम अपनी इन बातों का सबूत पेश करो। मैं सबूत पेश कर चुका हूं, लेकिन मुझ पर तरह तरह के इल्ज़ामात आयद कर दिए जाते हैं। मसलन कैसे इल्ज़ामात? वो ज़रा चुप रहा, सामने दीवार को तकता रहा। फिर उसने आहिस्तगी से कहना शुरू किया, बचपन से मैं ये देखता आया हूं कि जब भी कोई इंतहाई खुशी की बात होती है या कोई इंतहाई सदमा पेश आने वाला होता है तो मुझे पहले से वैसा ही मंजर दिखाई देने लगता है। पहले मैं नादान था, बच्चा था, इसलिए ऐसे मनाजिर देखने के बावजूद किसी से कुछ कह नहीं सकता था। कहता भी था तो मेरी बातों को अहमियत नहीं दी जाती थी। मसलन मेरी अम्मी को आम बहुत पसंद हैं, अब्बू ज़्यादा पसंदीदगी से नहीं खाते, इसलिए कभी कभी कुछ आम खरीद कर ले आते हैं। एक रोज़ मैंने सुबह उठकर पूछा, अब्बू कहाँ हैं? अम्मी ने कहा, अपनी मिल में गए हैं। अब्बू जाने से पहले मुझे प्यार करके जाते थे। इस रोज़ देर तक सोता रहा। मुझे बड़ी मायूसी हुई। मैंने तस्वुर में उन्हें देखा। क्या देखता हूं कि वो बाजार से दो आम की टोकरियां खरीद रहे हैं। इन्हें कार की डिग्गी में रखकर घर की तरफ ला रहे हैं। मैंने सुबह नाश्ता करते वक्त अम्मी से कहा, अब्बू आज शाम को 2 टोकरियां भरकर आम लाएंगे। अम्मी ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे अब्बू हफ्ते में 1 आम खा लें तो बहुत है, कजा ये कि 2 टोकरियां भरकर आम लाएंगे। अम्मी, मैंने अपनी आंखों से उन्हें आम खरीदते देखा है।
फिर वो हंसते हुए मेरे सर को सहलाते हुए बोली, सुबह तुम देर तक सोते रहे, ख्वाब में जो देखा है उसी को बयान कर रहे हो। खैर चुपचाप नाश्ता करो। मैंने उनसे बहस नहीं की, लेकिन शाम को अम्मी ने देखा अब्बू टोकरियां भर का आम लाए हैं। उन्होंने हैरानी से पूछा, ये क्या, आप तो आम पसंद नहीं करते। भाई मैं पसंद नहीं करता, लेकिन तुम तो बहुत पसंद करती हो। तुम्हारे साथ बैठकर कभी खा तो लेता हूँ। कल रात तुम मुझसे नाराज़ थी, मैंने सोचा आज तुम्हें खुश कर दूँ। अम्मी खुश हो गई। अपनी खुशी में ये भूल गई कि मैंने पेशगोई की थी और मेरी पेशगोई के मुताबिक अब्बू आमों की टोकरियाँ डिग्गी में रखकर लाए थे, जबकि वो मौसम के फल अक्सर मिलके मुलाजिमों के हाथ भेज दिया करते थे। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा, हो सकता है तुम्हारे अब्बू वाकई तुम्हारी अम्मी का गुस्सा दूर करने और उन्हें खुश करने के लिए वो आम लाए हों और डिग्गी में रख कर लाए थे, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। कोई ज़रूरी भी नहीं कि हर चीज़ चपरासी या दूसरे मुलाजिमों के हाथ भेजी जाए। वो चूंकि तुम्हारी अम्मी को खुश करना चाहते थे, इसलिए खुद लेकर आए थे। काशिफ ने कहा, एक बार अब्बू ने डैशबोर्ड के खाने में 5,000 रुपये रखे। मैं अम्मी के साथ वहीं बैठा हुआ था। जब अब्बू ने कार स्टार्ट की तो मैंने देखा डैशबोर्ड का वो खाना खाली हो गया है। मैंने कहा, आप पैसे यहाँ ना रखें, गुम हो जाएंगे। अम्मी ने डांट कर कहा, ज़बान से कभी अच्छी बात भी निकाला करो। अब्बू ने कहा, भाई मेरा बेटा हमेशा अच्छी बातें करता है। क्या खाक अच्छी बातें करता है। अभी 4 दिन पहले की बात है, मुझसे कह रहा था आपके हाथों की चूड़ियाँ टूट गई हैं। मैंने इसे दिखाते हुए कहा, कहाँ टूटी हैं, ये तो सलामत हैं। कोई औरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कोई इसके हाथों की चूड़ियाँ टूटने की बात करे। बेटी की जगह कोई और होता तो मैं थप्पड़ मार देती। भाई नादान हैं तुम, तो ज़रा सी बात पर नाराज़ हो जाती हो। नाराज़ होने की बात ही है। उसके दूसरे दिन ही कालीन के किनारे से मेरा पाँव फिसल गया। मैं लड़खड़ा कर दीवार से टकराई तो मेरे हाथ की चूड़ियाँ टूट गईं। दिल धक से रह गया। मैं आपके लिए फ़ौरन ही दुआएं मांगने लगी। ये मेरा बेटा, मेरे जिगर का टुकड़ा, मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा उसे चाहती हूँ, लेकिन ये कहे बगैर नहीं रह सकती कि उसकी ज़बान काली है। अब्बू ने एक बैंक के सामने गाड़ी रोक दी। इन्हें बैंक में कुछ काम था और अम्मी लॉकर से जेवरात का एक सेट निकालना चाहती थी। उन्होंने कार को लॉक कर दिया, फिर मुझे ताकीद की कि कार में चुपचाप बैठा रहूं, अंदर से दरवाज़ा खोलकर बाहर ना निकलूं और ना ही किसी कहने पर दरवाज़ा खोलूं। मैं वहां बैठा रहा। वो चले गए। अक्सर ऐसा होता था कि अम्मी और अब्बू मुझे कार के अंदर बिठाकर कहीं जाते थे तो बड़ी देर से आते थे, मुझे बिल्कुल ही भूल जाते थे। इनके जाने के बाद मैंने आइसक्रीम की दुकान की तरफ देखा। 2-4 बच्चे अपने वालिदैन के साथ ठंडी बोतलें पी रहे थे, आइसक्रीम खा रहे थे। मैंने सोचा अभी अम्मी और अब्बू के आने में देर है, चुपचाप बाहर निकल कर जाऊँगा और आइसक्रीम का कप खरीद कर ले आऊँगा, फिर इसे खाकर कार से बाहर फेंक दूंगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। ये सोचकर मैंने दरवाज़ा खोला, फिर सामने ही फुटपाथ पर आइसक्रीम की दुकान पर पहुंच गया। मुझसे पहले 2 बच्चे वहां मौजूद थे, इनके साथ इनके बड़े भी थे, इसलिए दुकानदार उनकी तरफ मुतवज्जा था। मेरी तरफ से उसने ज़रा देर से तवज्जो दी। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि मैं कितनी देर में आइसक्रीम का कप खरीद कर कार की पिछली सीट पर वापस आया, दरवाजे को अंदर से बंद किया, फिर मज़े लेकर आइसक्रीम खाता रहा। कप खाली होने के बाद मैंने खिड़की का शीशा नीचे किया, कप को बाहर फेंका, फिर शीशे चढ़ा दिए, दरवाजे को इस तरह से लॉक कर दिया। अब अम्मी और अब्बू मेरी चोरी नहीं पकड़ सकते थे। पता नहीं वो दोनों कितनी देर बाद आए। मैंने पिछली सीट से उठकर
आगे झुककर अम्मी के लिए दरवाज़ा खोल दिया। उनके हाथ में जेवरात का एक डब्बा था। अब्बू के हाथ में कागजात का एक बंडल नज़र आ रहा था। उन्होंने अपनी तरफ का दरवाज़ा खोला, फिर स्टीयरिंग सीट पर बैठकर दरवाजे को बंद करने के बाद इस कागज़ के बंडल से नोटों की गड्डियाँ निकाली। वो बैंक से कुछ और रुपये लेकर आए थे, शायद किसी को अदा करने थे। उन्होंने इन रुपयों को रखने के लिए डैशबोर्ड के खाने को खोला। फिर जैसा कि मैंने तस्वर में देखा था, इसके मुताबिक वो खाना खाली था। अम्मी और अब्बू ने चौंक कर पहले तो इस खाने को देखा, अंदर हाथ डालकर टटोला, फिर मेरी तरफ पलट कर पूछा, रुपये कहाँ गए? मैंने मासूमियत से जवाब दिया, वो गुम हो गए। अब्बू ने डांट कर पूछा, कैसे गुम हो गए? मैं नहीं जानता, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि रुपये गुम हो जाएंगे। अम्मी ने गुस्से से कहा, बकवास करते हो, सच सच बताओ रुपये कहाँ हैं? अब्बू ने नरमी से पूछा, बेटे क्या तुम कार से निकल कर कहीं बाहर गए थे? मैंने डैशबोर्ड के खाली खाने को देखा। मेरे नन्हे दिमाग ने समझाया, अगर मैं बाहर जाने की बात करूंगा तो मेरी पिटाई होगी। अब्बू मुझे मारते नहीं थे, सिर्फ नाराज़ हो जाते थे, लेकिन अम्मी बड़ी बेदर्दी से मारती थी। मैंने कहा, मैं यहीं बैठा रहा। अम्मी ने कहा, यह झूठ बोलना सीख गया है, इसकी आदतें ख़राब होती जा रही हैं। मैंने आपसे हर 1000 मरतबा कहा है कि किसी स्टैंडर्ड के स्कूल में दाखिल करवाएं, जहाँ डिसिप्लिन होता है, बच्चों की अच्छी तरबियत होती है। मिडिल क्लास स्कूल में आवारा लड़के होते हैं, उनके साथ ये भी आवारा होता जा रहा है। यकीनन इसने रुपये निकाले हैं। इसके आगे की कहानी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सुनने का बेहद शुक्रिया।